This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. आम तौर पर हमारी यूथ की यूनिवर्सिटी की यूथ की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना वो किसी जज्बाती हादसा का नतीजा होती है। तो आपके इसमें भी ऐसा ही था? कह सकते हैं बहुत से चीज़ें थी, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थी लाइफ की, और बिल्कुल आप जो बात कर रही हैं वो भी कुछ थी। मैं उस वक्त बड़ा हिम्मत हारा हुआ था और गमज़दा भी था। कुरान पहली बार खोला तो जो पैसेज मेरे सामने है वो आले इमरान का था। वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 139 के हिम्मत ना हारो, गमज़दा ना हो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। तो आप क्या समझते हैं कि इस यूथ को हम अगर एंगेज करना चाहते हैं तो एंगेज कैसे करें इनको? अच्छे बच्चियों को ट्रेन किया जाए पेरेंटिंग के बारे में, क्योंकि इनकी बस यही मेंटालिटी, बॉलीवुड मेंटालिटी की शादी के बाद लवी डवी बातें और हनीमून पीरियड होगा। तो ये बड़ा फुकदान है कि हम पढ़ते नहीं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि कोर्स करें, कोई किताब पढ़ें, कुछ सीखें। अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो आपके बच्चों की हिफाजत करें। एग्जैक्टली बच्चों को ना माँ बाप माजरत के साथ वो अपनी मलकियत समझते हैं। बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, बच्चे अल्लाह की मलकियत हैं, बच्चे आपकी मलकियत नहीं है। अगर देखना चाहते हैं ना साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, तो आप देखें आप किस में उठते बैठते हैं। तो जिसमें आप उठते बैठते हैं साल बाद आप वो होंगे, सीधी सी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम पॉडकास्ट में खुश आमदीद। हमारा ये पॉडकास्ट यूएमटी के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो अपने स्टूडेंट को एआई पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस दे रहा है। यूथ और इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं वो हमारी आज की मेहमान शख्सियत से यकीनन ज़रूर वाक़फ़ होंगे। आप यूथ क्लब के फाउंडिंग मेंबर हैं, यूथ क्लब के इंस्ट्रक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेटर हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका जज़ाकल्लाह। तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। बड़ी देर से मैं चाह रहा था कि आप ना हमारे पॉडकास्ट में हैं, लेकिन बावजूद जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ ले आए हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बुलाने का। अली भाई, आपकी कहानियाँ तो हमने बहुत सारी सुन रखी हैं आपके पॉडकास्ट में भी और आपके सोशल मीडिया पे भी। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी ये बताएं कि सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा मुख्तसर एजुकेशनल बैकग्राउंड और फिर ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है इसके बारे में बताइए। तो जज़ाकल्लाह खैर फ़खर भाई। सबसे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है पैगाम टीवी, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक हमें आती है यूथ से। बड़ा सीखती है यूथ माशाल्लाह आपके प्रोग्राम से, स्पेशली सोशल मीडिया पे जो काम है। सो बारकल्लाह फ़ीक। फ़खर भाई, मुख्तसरन GIK से मैंने ग्रेजुएट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 में, और 2007 में मेरा दीन की तरफ रुझान हो गया था कुरान मजीद के माशाल्लाह थ्रू। एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे कुरान मजीद की ट्रांसलेशन गिफ्ट की थी उर्दू में, मौलाना मौदूदी रहीमहुल्लाह की। मुझे याद है क्योंकि जमात इस्लामी से थे मेरे वो दोस्त। तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में, और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ दीन में। डॉक्टर जाकिर नाइक उस टाइम बहुत फेमस थे, उनकी कुछ डिबेट्स आ रही थी, और नया नया हम देख रहे थे जो है ना वो वीडियो में डिबेट्स, और वो एक नया अंदाज दीन की बहुत बड़ी गैदरिंग के अंदर वो हाँ बात करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू सवाल कर रहा है तो जवाब हाँ बिल्कुल। तो वो हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त वो मोटिवेशन थी कि एक मेडिकल डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, वो दीन की बात कर रहा है, दीन का दाई है। फिर डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह भी आपको पता है काफ़ी फेमस उस दौर में माशाल्लाह, बयानुल कुरान उनका। तो वो कुछ इनिशियल मोटिवेशंस वो बनी, ये दो शख्सियात, क्योंकि इनका काम देखा और मोटिवेशन मिली कि यार आम इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी दाई बन सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से पैशन आया, और 2011 में फिर जब ग्रेजुएट हुए तो यूथ क्लब माशाल्लाह बना, और यूथ क्लब सिस्टर्स ने बनाया, बहनों ने बनाया, लेकिन माशाल्लाह फिर हम कनेक्ट हो गए। तो मैं शुरू से हूँ यूथ क्लब, सो वन ऑफ दी अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन से जिसने बुनियाद रखी यूथ क्लब की। और फिर कारवां आगे चलता गया, बढ़ता गया माशाल्लाह, काम आगे बढ़ता गया। तो मुख्तसरन यही कि फिर उलमा के साथ कनेक्ट हुआ। मुगीरा लुकमान आपको पता है, वो भी हमारे एक स्पीकर हैं, उनकी फैमिली है माशाल्लाह, डॉक्टर अनस नज़र, हमज़ा भाई, उनके साथ कनेक्ट हुए। तो एक और हमारे सामने दुनिया खुली माशाल्लाह, एक इल्म की, एक इल्मी ख़ानदान के साथ माशाल्लाह। बिल्कुल मौलाना अब्दुर्रहमान मदनी साहब की फैमिली जो जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह जी, ऐसे ही है। तो अब मैंने वैसे साइकोलॉजी में भी डिग्री कर ली है। मेरा पर्सनल एक शौक़ था ह्यूमन नफ्सियात को भी पढ़ना, तो इंजीनियरिंग ने भी बड़ा ऐड किया मेरे अंदर, और नफ्सियात ने भी। और साथ में IOU है एक इदारा, डॉक्टर बिलाल फ़िलिप्स का, तो वहाँ से मास्टर्स भी चल रहा है इस्लामिक साइंसेस में अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन में। अली भाई, एक एज तो ज़रा पर्सनल सा क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि आप जवाब दे देंगे।
आम तौर पर हमारी यूथ की, यूनिवर्सिटी की यूथ की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो किसी जज्बाती हादसा का नतीजा होती है। तो आपके इसमें भी ऐसा ही था? कह सकते हैं बहुत से चीज़ें थी, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स थी लाइफ की, और बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं वो भी कुछ थी। तो बाकी ये कि अपनी ज़्यादा बातें गुनाह Publicly नहीं करनी प्रीवियस बताने ठीक, नहीं ठीक, चाहिए, बिल्कुल लेकिन ठीक। यस डेफिनेटली कुछ ऐसा होता है फ़खर भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जो है उसका बड़ा इम्पैक्ट था माशाल्लाह, क्योंकि कुरान मजीद जो है ना, उसकी जो पहली आयत, चंद आयत में से जो पहली आयत मेरे सामने आई थी ना, वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 139। जब मैंने कुरान पहली बार खोला तो जो पैसेज मेरे सामने है वो आले इमरान का था, और वो जो मैं पढ़ता गया तो ये वाली जब आयत आई कि हिम्मत ना हारो, गम ज़दा ना हो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। तो मैं उस वक्त बड़ा हिम्मत हारा हुआ था और गमज़दा भी था। तो आप सोचें कि इस आयत का क्या इम्पैक्ट हुआ लगा होगा होगा उस शायद टाइम। यह आयत मेरे लिए उतरी है और आज ही उतरी है। ऐसे ही ऐसे ही तो कुरान का बड़ा इम्पैक्ट था माशाल्लाह। ऐसा ही है। अली भाई, यूथ क्लब आपने शुरू किया और यूथ को आप इंगेज करते हैं और यूथ से आप बात करते हैं, यूथ के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है। इस वक्त पाकिस्तानी यूथ का सबसे बड़ा मसला क्या है? बहुत से मसाइल हैं, बड़ा मुश्किल है फ़खर भाई कोई एक आधा मसला बताना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी क्या बल्कि ओवरऑल यूथ को देखा जाए ना, तो सबसे बड़ा मसला है कि हम इस वक्त बहुत मटीरियलिस्टिक दौर में रह रहे हैं, मादा परस्ती उरूज पर है, और उस वजह से ना देखिए कि हमारे रोल मॉडल्स भी चेंज हो गए हैं। किसी दौर में ना राइटर्स रोल मॉडल हुआ करते थे और फिलंथ्रोपिस्ट रोल मॉडल हुआ करते थे। अब जो है ना व्लॉगर्स, यानी ये हमारे, मैं दुआ भी करता हूँ इनके लिए, ज़ाहिर है ये भी हमारे ही लोग हैं, लेकिन जिस तरह के व्लॉग्स वो बनाते हैं, फैमिली व्लॉग्स, फिर वो एमिरेट्स बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करके दिखा रहे होते हैं, फिर फॉर्चूनर ख़रीदी होती है हर महीने बाद, तो इसने बड़ा नुकसान किया। और यूथ की ना तरजीहात बहुत बदल गई हैं। यानी पहले वो जो एक होता था ना अल्ट्रुइस्टिक माइंडसेट कि मैंने किसी के लिए कुछ करना है, मैंने, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैंने भी सोसाइटी को गिव बैक करना है। तो हमारी नौजवान नस्ल ना आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा उन वैल्यूज़ से दूर जा रही है, मैंने नोट किया है, और तरजीहात बदल रही हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक तरजीहात ज़्यादा हो रही हैं। इस वजह से ना डिवोर्सेस भी आपने देखा है, मर्द औरत दोनों हिट हुए हैं इससे, टू बी ऑनेस्ट। सोशल मीडिया पर आना, इन्फ्लुएंसर मेंटालिटी, फिर ये कि जल्दी पैसे कमाना, फिर ये कि बस मॉनेटरी हम किसी तरह ग्रो कर जाएं। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुझे नौजवान नस्ल का जो है ना, वो हाइपर मटीरियलिज्म जो एक मेंटालिटी है, वो मुझे नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑफ कोर्स, यानी ये तो आपने बहुत ही राइटली जो डायग्नोज किया। उनके कुछ इमोशनल इश्यूज भी हैं, उनके आपके मॉरल इश्यूज भी हैं उनको, उनके साथ कुछ सारे ऑफ कोर्स जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। तो आप, यानी ऑफ कोर्स यूथ क्लब जो है वो अपने हिस्से का काम कर रहा है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस यूथ को हम अगर इंगेज करना चाहते हैं तो इंगेज कैसे करें उनको? बिल्कुल फ़खर भाई, पहले मॉरल और अखलाकी और जो नफ्सियाती आपने इश्यूज़ बताए, तो उसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि हम जिस दौर में रहने, डोपामीन एक प्लेजर का जो केमिकल है, हमें जल्दबाजी की आदत हो, हमें हर चीज़ ना जल्दी चाहिए। तो उस वजह से हमें एक, आप कह लीजिए कि जल्दबाजी आ गई है, और हम कंफर्ट जोन से अब निकलना पसंद नहीं करते, हम सब। और नौजवानों को इस चीज़ ने ज़्यादा हिट किया है, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है जज्बाती तौर पे वैसे भी आपको पता है कि वीक होते हैं जवानी में। तो इसलिए कोई मुश्किल आ जाए तो फ़ौरन उससे पीछे हटते हैं, उसको फेस करना पसंद Depress नहीं हो जाना, करते हैं, डिप्रेस हो जाना, हिम्मत हार जाना छोटी छोटी बातों पे। और फिर ये जो इश्क मशूकियाँ हैं, ये आपको पता है आजकल कितनी कॉमन है, स्पेशली यूनिवर्सिटी के तो हर दूसरे बंदे का मसला ही ये है। बल्कि मैं अक्सर यूथ को कहता हूँ, भाई मेरे इनबॉक्स में कोई और सवाल भी पूछ लिया करो, आज आके मसला ही है कि जी लेकिन अली भाई, मैं समझता हूँ है तो मसला, देखिए अगर मसला मौजूद है तो उसका हल भी ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है। और जाहिर बात है वो आपके साथ आते हैं तो जाहिर बात वो आपका काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग के लिए चाह रहे होते हैं। अच्छी बात है कि वो ओपन अप होते हैं अपने मसाइल के बारे में। तो देखिए, एंगेज तो करना पड़ेगा फ़खर भाई, और अल्लाह ताला ने हमें इस दौर में पैदा किया, तो कोई तो हिकमत है ना। बेशक। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला नाइंसाफ़ी करेगा कि हमें ऐसे दौर में पैदा कर दिया जब हो ही कुछ नहीं सकता। जी। तो जाहिर है कि हक और बातिल की जंग चलती रहेगी, वो तो अज़ल से है, और और कुछ लोगों को उठना पड़ेगा, और इस यूथ को एंगेज किया जाए तो बड़ी खैर है, सुभान अल्लाह। और इसके लिए मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में एक साइनर्जी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे जो कमी नज़र आती है ना फ़खर भाई, मैं आपके प्रोग्राम पर भी बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस ना साइनर्जी नहीं करते, आइडिया शेयरिंग और इकट्ठे बैठना, कोई 2 महीने बाद एक मुलाकात इकट्ठे कर लेना,
उससे ना बहुत काम आगे बढ़ता है, भाई वो प्रोडक्टिविटी तो बहुत शायद ज़्यादा जो है ना वो आती आप है। बात कर रहे थे कुरान की, तो कुरान ने भी कहा ना वताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। ज़बरदस्त, तो बिल्कुल। आप ताउन तो इसी कामों में, के नेकी के कामों में या भलाई ऐसे कामों ही में है आप जी, ताउन ऐसे ही करें। है। तो असल में तो ये काम फ़ख्र भाई गवर्नमेंट का था। अनफॉर्चुनेटली शायद इतना सीरियस काम वहाँ होता नहीं है, लेकिन किसी ने तो देखिए करना है ना। और उम्मीद है गवर्नमेंट भी इस तरफ तवज्जो देगी, यूथ के लिए कुछ एवेन्यूज़ बनाए, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान दिलाया जाए, अली भाई एक्सरसाइज आपका की काम तरफ। मैंने देखा है ज़्यादातर एलीट के अंदर है, जो हमारे ज़रा वेल ऑफ लोग हैं। आपका जो सेंटर है वो भी फेज़ 6 में है DHA के अंदर। यहाँ पे भी ऑफ कोर्स मसाइल हैं, पर हर जगह पे मसाइल हैं। जैसे आपने कहा कि मतलब ये पूरी दुनिया का मसला है कि यूथ को कैसे करें, और हमारे पास भी ऐसे आते हैं कि वालिदैन हमसे बात करते हैं। अब ये फरमाइए कि वालिदैन और टीचर, उसका जो रोल था वो तो ऑफ कोर्स अगर ये यूथ यहाँ पहुँची है तो वो अपना रोल जो है अदा नहीं कर सके। सही। आप क्या समझते हैं कि उसका क्या आप समझते हैं किस तरह से उसको जो है ना वो दोबारा से, ऑफ कोर्स टीचर को भी ज़रूरत है, उसको भी थोड़ा सा एहसास दिलाया जाए, वालिदैन को भी ये बताया जाए कि ये बच्चे आपके पास एक अमानत है, उनके लिए क्या मैसेज देते हैं आप? देखिए, उनके लिए यही मैसेज है कि इस जनरेशन का मुतालिया करें, जेन ज़ी कौन है और जेन अल्फ़ा कौन है। माँ बाप जो है ना वो इस वक्त शायद इसी धोखे में है कि बहुत सख्त मैं थोड़ी सी बात करने लगा हूँ कि ये प्रीवियस जनरेशन ही है और बस जो प्रीवियस स्टाइल था पेरेंटिंग का बस उसी तरह काम चल जाएगा। और बच्चों को ना माँ बाप माजरत के साथ वो अपनी मलकियत समझते हैं। बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी हैं, बच्चे अल्लाह की मलकियत हैं, बच्चे आपकी मलकियत नहीं है। बच्चों का एक जहन है, बच्चों के कुछ शौक़ हैं, तो बच्चों को स्पेस देनी चाहिए। और माँ बाप को किताबें पढ़नी चाहिए। 21st सेंचुरी जो पेरेंटिंग है और जेन ज़ी को कैसे हैंडल करना है, कोर्सेज करने चाहिए। अब वो दौर नहीं है कि जो टेक्निक्स आपने पुरानी सीखी थी उन्हीं टेक्निक से होगा। हर दौर के नए चैलेंजेस होते हैं और मुतालिया करना चाहिए उन चैलेंजेस के बारे में। तो माँ बाप को मस्ट है कि शादी से पहले, बल्कि फ़ख्र भाई मैं तो कहता हूँ मलेशिया में ये होता है कि निकाहनामे पे बाकायदा एक क्लॉज होता है कि आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है तो मसाजिद्स को ट्रेनिंग्स अरेंज करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को हमने बल्कि आइडिया भी दिया था यूथ क्लब ने कि इंशाल्लाह हम इसमें हेल्प कर सकते हैं कि बच्चे बच्चियों को ट्रेन किया जाए पेरेंटिंग के बारे में, क्योंकि इनकी बस यही मेंटालिटी, बॉलीवुड मेंटालिटी, शादी के बाद लवी डवी बातें और हनीमून पीरियड होगा। शादी एक जिम्मेदारी है, औलाद होगी, औलाद की तरबियत आपने करनी है। तो ये बड़ा फुकदान है कि हम पढ़ते नहीं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि कोर्स करें, कोई किताब पढ़ें, कुछ सीखें इंशाल्लाह। और दूसरा स्कूल्स का तो फ़ख्र भाई देखिए एजुकेशन के हम विज़न से बहुत दूर हट गए। कैरेक्टर बिल्डिंग वो एजुकेशन का मेन मकसद था, लेकिन इस वक्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की सारी तवज्जो है वो कस्टमर मेंटालिटी बन गई ना, क्लाइंट मेंटालिटी, कि क्लाइंट को मैंने मेंटेन करना है। तो क्लाइंट भी फिर ऊपर से आता है, वो भी फिर प्रेशर डालते हैं कि ठीक है फिर हमारी मर्ज़ी, फीस हम दे रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं, तो हमारी मर्ज़ी होनी चाहिए। तो ये टीचर्स भी वेल ट्रेंड होने चाहिए जो ज़रा ना उनकी जहन साजी भी करें। स्कूल्स में तो फ़ख्र भाई माजरत के साथ वो बंदा टीचर बन जाता है जिसको कोई जॉब नहीं मिलती, तो वो एंड में आकर कहते हैं कि चलो अब टीचिंग कर ली जाए। तो टीचिंग का भी कोई लाइसेंस होना चाहिए, कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की भी, और उन्हें बताना चाहिए कि कैसे कनेक्ट करना और है। स्पेशली जो हमारी ये आप कह रहे प्राइमरी एजुकेशन है और हमारी जो अर्ली एजुकेशन है, इसके अंदर तो ऑफ कोर्स बहुत, और ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ आपकी बात सही है कि वहाँ पे वो लोग ज़्यादा आते हैं कि जो बिल्कुल अगर भाई जूस के आप रिसर्च इस पे कर ले, जो टीचर्स होते हैं ना जो उनके मॉन्टेसरी को पढ़ाते हैं, PhDs होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं। तो ऑल्दो हमें भी पता है कि इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनीज पे उनका कब्जा है और CEOs उनके बैठे में, तो थोड़ी सी एक रीज़न भी है। हमने ये भी तो देखना है ना कि कौम यहाँ तक पहुँची कैसे है, उसके पीछे उनका बारे में एक वर्किंग है उनकी, इसके पीछे एक सीरियसनेस है उसके पीछे। और मुसलमानों को ये जो इस वक्त चोट पहुँची है अल्लाह की तरफ से, और बहुत बड़ा सानिया है गज़ा वाला, आई बिलीव कि इससे बड़ी खैर निकलेगी इंशाल्लाह। हमारी तवज्जो इस तरफ जाएगी और जा रही है इंशाल्लाह ताला, तो उम्मीद है। अली भाई सोशल मीडिया के दौर में और डिजिटल मीडिया के दौर में, और ये आपने जेन ज़ी का जिक्र किया, ऑफ कोर्स दावत के जो स्टाइल्स हैं वो आप ऑफ कोर्स चेंज होंगे। तो बतौर दाई के आप क्या समझते हैं कि अब हमें किस तरह की दावत स्ट्रेटजी जो है हमें अपनाने की ज़रूरत है? देखिए कंटेंट तो 100% वही होगा जो ठोस कुरान और हदीस है, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको चेंज करने की ऑब्वियसली।
लेकिन थोड़ा सा स्टाइल को चेंज करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत है, शायद इनोवेटिव आइडियाज़ लाने की ज़रूरत है, जेन जी के साथ ज़रा कनेक्ट करने की ज़रूरत, उन्हें इंटरेक्शन ज़्यादा पसंद है, लेक्चर्स इतने ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग जो है वो ज़्यादा पसंद है। जैसे आप देखें ना कि गोरों का इस पे बड़ा काम है, अपनी जनरेशन को स्टडी करके उस तरह का एक पूरा स्कूलिंग सिस्टम डिज़ाइन करना, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करना। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को भी फ़खर भाई बड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि आज की जनरेशन जो है ना वो उसकी अटेंशन कैसे हमने कैच करनी है। तो इसका पूरा एक मैं समझता हूँ एक डिपार्टमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस का जो इस तरफ तवज्जो दे कि ये जनरेशन कौन है और इनकी अटेंशन कैसे कैच की जा सके। लेकिन ऑफ कोर्स हमने कंटेंट नहीं चेंज करना और हमने अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हरगिज़ नहीं करना है, लेकिन तौर तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो सकती है, ट्रिप्स हो सकते हैं, पॉडकास्ट स्टाइल हो सकता है, डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एक कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहिए जैसे वेस्ट में है कि यूथ आते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, एंगेज होते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत ही नहीं है, बस उन्हें वहाँ पे एंगेज कराएं, दैट्स इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खैर है, एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत बहुत कुछ। अली भाई आपने जिक्र किया कि यूथ जो है वो ऑफ कोर्स बहुत जल्दी जो है मायूसी का शिकार हो जाती है और डिप्रेस हो जाती है। जैसे अभी आप जिक्र भी किया कि आपके पास भी यूथ आपके पास आती है और आपका मैसेज इनबॉक्स करती है। आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस किस किस्म के आते हैं? सबसे ज़्यादा तो यही आते हैं इश्क मशूकी वाले, हार्ट ब्रेक, लव स्ट्रक, फिर अब्यूज़ के केस बहुत आते हैं कि 4-5 साल रिलेशन चलता है, उसके बाद लड़का कहीं और शादी कर लेता है, फिर लड़की जो है वो इसी पेन से गुजर रही होती है, या लड़का इन सम केसेस पॉर्न एडिक्शन के बहुत केसेस हैं, बहुत अफसोस के साथ। जो आप समझ लें शहवात का जो है ना एक पूरा प्रॉब्लम वो बहुत राइज है नौजवान नस्ल में। फिर शुबहात पे बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। ये जो ड्रग्स का यूज़ भी कौन से बड़ा इशू जी है? जी जी, बहुत बहुत स्कूल्स में, स्पेशली जो एलीट स्कूल्स हैं, इनका बहुत बड़ा मसला है। 8 क्लास का बच्चा वो आइस का नशा कर रहा होता है, ड्रग्स का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत कॉमन है, डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है। अब अली भाई इन इश्यूज़ में अब जैसा फरमाया ना कि ये तो वैसे तो स्टेट का काम है, स्टेट इसको, क्योंकि ये एक बड़े पैमाने पे एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। लेकिन माशाल्लाह यूथ क्लब जैसे इदारे या और इस तरह के जो इदारे हैं वो इस पर यकीनन काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वालिदैन, हमने जैसे पहले भी कही ना कि आपने कहा कि पेरेंटिंग का, तो जो कनेक्शन है पेरेंट्स का बच्चों के साथ वो हमें लगता है कि बहुत वीक हुआ है, जिसकी वजह से वो गैप आया है, जिसकी वजह से वो अब अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। 100% यही होता है फ़खर भाई। जितने लोगों से मैंने बात की है बच्चों से, तो रूट इशू यही फैमिली का ही निकलता है। या तो ब्रोकन फैमिली से होगा वो बच्चा, तलाक आपको पता है बहुत बढ़ चुकी है आजकल, तो ब्रोकन फैमिली, सिंगल पेरेंट होगा उसका, मदर एक हद तक हैंडल कर सकती है। मेल फिगर की बड़ी ज़रूरत है आपको पता है बच्चे की लाइफ में, तो मेल फिगर मिस होता है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बहुत से जहनी मसाइल का शिकार हो जाता है। और इन सम केसेस अब्यूसिव फैमिली होती है, यानी माँ बाप का बड़ा झगड़ा हो रहा होता है, माँ बाप की ही नहीं आपस में बनती, माँ बच्चे को अलग नेगेटिव कर रही होती है, बाप जो है वो तवज्जो ही नहीं दे रहा होता, एक ही होता है। फिर बिल्कुल ही आप कह लीजिए कि एक केयरलेस पेरेंटिंग होती है कि उन्होंने छोड़ा होता है, ड्राइवर के हवाले किया होता है या मेड्स के हवाले किया होता है बच्चे को, या बस स्कूल जा रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, बस वो संभाल लें, खुद उनके पास कोई टाइम नहीं होता है। तो ऐसा बच्चा, स्पेशली फीमेल्स, जब उनमें बड़ी एक खला होगी, इमोशनल खला होगी, तो बाहर का कोई बंदा उन्हें अप्रोच करके कुछ इमोशनल सपोर्ट देगा, तो आप सोचें वो कितना जल्दी अट्रैक्ट होंगे, कितना जल्दी अटैच होंगे। तो पेरेंटिंग इज़ द कोर इशू, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया है, इसीलिए इस चीज़ का सही होना बहुत ज़रूरी है पेरेंटिंग। क्योंकि हम तो ये होता है कि हम यूथ को तो एड्रेस कर रहे होते हैं, हम यूथ से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब उसने घर जाना है और वहाँ पे फिर अगेन वही है, बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स उसको वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता अपने घर की तरफ से। अगर वो मिले तो शायद ये मल्टीफोल्ड हो जाए, ये उसका इम्पैक्ट जो आपके आप जैसे इदारों का जो है वो हो सकता है। मैं फ़खर भाई दुबई गया, आपकी सॉरी बात काटी, एक बात याद आ गई। तो पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई एक इदारा है वहाँ पे, और वो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, दुबई यूएई की गवर्नमेंट सपोर्टेड है। उन्होंने कमाल का कम्युनिटी सेंटर बनाया हुआ है, ऑडिटोरियम है वहाँ पे टेनिस कोर्ट है, वहाँ पे क्रिकेट का पूरा जो है ना वो उन्होंने प्रैक्टिस कोर्ट बनाया हुआ है, फिर वहाँ पे कैफ़े है, वहाँ पे पूरा मेडिकल सेंटर है। तो उन्होंने हमें विज़िट कराया। अच्छा, वहाँ पे मैंने नोट किया कि फादर सन के इवेंट्स होते हैं,
मजबूरन बुलाया जाता है फादर्स को, संडेज को, बच्चों को, और वो क्रिकेट खेलते हैं आपस में, वो टेनिस खेलते हैं आपस में। उन्हें मजबूर किया जाता है कि आपने ना, जिसने मेंबरशिप ली है वो इस तरह आएगा इवेंट्स पे। फिर फादर्स और मदर्स, पेरेंट्स के अलग सेशंस होते हैं, यानी स्ट्रॉन्गर फैमिली कैसे आपने बनानी है। तो देखिए ये एक इदारा ऐसा बन जाए ना जो उन्हें बुला भी रहा है और ऑफर कर रहा है इस तरह की सर्विसेज, तो इसकी मुझे कमी नज़र आती है यहाँ पे ना, इस तरफ आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मुझे आपकी बात से अब यानी जो हम मतलब मैं समझ रहा हूँ कि अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई ऐसा इदारा ना हो जो कि आपको मजबूर करे या आपको करे, तो आपको अब सेल्फ मोटिवेशन के तहत और ख़ुद से एक इनिशिएटिव लेते हुए कि जी अगर मैं फादर हूँ या मदर हूँ तो मैं उसके लिए कोशिश करूँ और एफर्ट करूँ, और अगर हम हमारे आगे ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी शादियाँ होने वाली हैं तो हम उनके लिए अरेंज करके दें उनको, कि हम उनके लिए, जैसे आपने कहा कि काउंसलिंग, उनकी मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए उनकी शादी से पहले, और वो भी हो सके। देखिए फ़खर भाई, करने को बड़ा कुछ हो सकता है। हम DHA में कुछ फैमिलीज़ को जानते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड है। जैसे एक आंटी को मैं जानता हूँ, वो क्या करती हैं कि वो एक फार्म हाउस बुक कराती हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने पैसा भी दिया। चले आप फार्म हाउस ना बुक करें, अगर आपके पास इतना नहीं है माल, आप घर के ड्राइंग रूम में बुला लें। लेकिन वो क्या करती हैं, वो अपने क्लोज़ रिलेटिव्स को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को और अपने हस्बैंड साइड फैमिली को महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार वहाँ गैदर करती हैं। वॉलीबॉल खेलते हैं, फिर वो कुछ स्पोर्ट्स करते हैं, सारे बच्चे भी आते हैं, वो हस्बैंड वाइफ भी आते हैं। उसके बाद बारबेक्यू करते हैं, स्विमिंग वगैरह, और फिर कोई लेक्चर रख लेते हैं। तो अक्सर मेरा वहाँ जाना हुआ है उनके इस तरह प्रोग्राम्स में, और मैं बड़ा इम्प्रेस होता हूँ देख के। तो देखें, इनिशिएटिव खुद भी लिया जा सकता है। आप गैदर तो हो ना, गैदर होके कोई इस्लामिक लेक्चर किसी का रखवा लें, और साथ में कुछ पिज़्ज़ा पार्टी, मतलब ज़रा खाना पीना भी हो जाए, तो करने को तो बड़ा कुछ हो सकता है। अच्छा, आप जैसे आपने फरमाया ना कि जब मेरे सामने वो आयत आई और मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं इसको आपके साथ रिलेट कर पा रहा हूँ इस आयत को। मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पर तो ये हमारी ना उस इल्म से और वो जो आसमानी हिदायत थी उससे दूरी का एक नतीजा है। अगर हम उसके जितने करीब हो पाएँ या हो सकें, अब तो ये सारी वो टूल्स हैं कि हम किस तरीके से उनको एंगेज करके तो उसके साथ हम रिलेट करवा सकें, तो किसी लेक्चर के ज़रिए या किसी इवन मतलब आपको याद, जैसे आपने कहा कि कोई सेशन हो जाएं, किसी कम्युनिटी सेंटर में आ जाएं, वहाँ किसी की बात सुन लें, या इवन आप सोशल मीडिया है तो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ उनको सुनने को मिल गई। तो अच्छा, बार बार मेरे दिल में ये आता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन, हमारा दीन तो कहता है कि मायूसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा तो दीन उम्मीद का दीन है। और अल्लाह ताला जो है वो जो भी जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, फरमाया कि अल्लाह की रहमत से तुमने मायूस और नाउम्मीद नहीं होना। और फिर हर बुरे से बुरे हालात के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। क्या वजह है कि हमारा यूथ जो है उस अपॉर्चुनिटी को और उस उम्मीद को और उस रोशनी को जो है ना वो हासिल नहीं कर पा रहा? असल में फ़खर में प्रैक्टिकलिटी की कमी है हमारी सोसाइटी में ना। जैसे आप और मैं पॉडकास्ट से पहले ही बात कर रहे थे, कुछ कल्चरल चीज़ें हैं। कल्चरली ना हम ज़रा कम प्रैक्टिकल लोग हैं दूसरी कौमों से, ज़रा कंपेयर किया जाए, क्योंकि आप भी ममालिक फिरे हुए हैं दूसरे, मैंने भी कुछ ऑब्ज़र्व किया हुआ है। हम ज़्यादा ना किताबी बातें करते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ना हम में वो चीज़ें नहीं नज़र आती। तो अब उम्मीद की आपने बात की ना, प्रैक्टिकली देखिए उम्मीद क्या है। उम्मीद जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि पूरी उम्मीद रहो और बस अच्छे अच्छे ख्याल सोचो। उम्मीद जो है ना ये साइकोलॉजिकली एक पूरा इसका एक फ्रेमवर्क है। जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी मेरी फील्ड है, तो हम इसमें उम्मीद एक पूरा चैप्टर है, होप। उसमें हम पढ़ते हैं कि उम्मीद में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पाथवेज थिंकिंग और एक होता है एजेंसी थिंकिंग। देखें, पुर उम्मीद इंसान कैसे बनता है। पाथवेज से मुराद है कि वो ना पाथवेज बनाता है। जब कोई मसला आता है ना उसे, तो वो कबूल करता है कि चलो मसला तो आ गया, लेट्स एक्सेप्ट, लेकिन हर मसले का हल होता है। वो कॉपी पेंसिल पकड़ता है और हल निकालता है। पाथवे ए ये है, पाथवे बी ये है, पाथवे सी ये है। तो वो 4-5 पाथवेज जब बनाता है ना, तो किसी की तरफ तो वो जाएगा ना, ट्राई करना शुरू करेगा। एजेंसी थिंकिंग ये क्या, वो ट्राई कर रहा है, वो एजेंसीज ढूंढ रहा है, वो एजेंट्स ढूंढ रहा है कि मैंने एक्ट कैसे करना है इसके ऊपर। तो पुर उम्मीद लोगों की ना ये प्रैक्टिकल एक आदत होती है कि वो सलूशन लिखते हैं और उसके बाद वो सलूशन की तरफ जाते हैं। और अल्लाह भी ऐसे इंसान की मदद करता है। सूरह रात में अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह उस कौम की हालत कैसे तब्दील करे जो खुद ही चेंज नहीं होना चाह रहे। तो ये प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स हैं। आप सहाबा की ज़िंदगी देखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, वो प्रैक्टिकल लोग थे। वो सिर्फ बैठ नहीं जाते थे और बस दुआओं पे इन्हसार नहीं है। देखिए, दुआएं बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी, स्पेशली जो नबवी दुआएं।
लेकिन उसके साथ एक्शन भी रिकमेंडेड है। अगर सिर्फ दुआओं से चीज़ मिलनी होती तो आप देखें ग़ज़वा अहज़ाब वो हमारे सामने बेहतरीन मिसाल है। हर एक्शन लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वट एवर पॉसिबल, और हर ग़ज़वा में बल्कि जहाँ पे स्काउट्स छोड़ सकते थे स्काउट्स छोड़े, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, वॉर प्रोपेगेंडा करना है, उसके बाद कंडीशंस देखनी है, ज्योग्राफी देखनी है, बेस्ट आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है, और फिर साथ दुआएं भी हैं। तो ये बेहतरीन हमें जो है ना नमूना सीरत से मिलता है कि प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान को, फिर अल्लाह की मदद आती है और इंसान भी बड़ा कुछ सीखता है जब वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेता है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि ये जो आपकी प्रैक्टिकलिटी है जिसका उल्ट है प्रोक्रेस्टिनेशन। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप बस बैठे हैं और हाँ, बस हाँ, हो जाएगा खुद ब खुद ही। ऐसे ही। अच्छा, और आज की यूथ का एक बहुत बड़ा मसला ऑफ कोर्स ये जो है प्रोक्रेस्टिनेशन भी है। जी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर कोई आपके पास ऐसा बच्चा आकर सवाल करता है कि जी मैं चाहता हूँ कि मैं एक्टिव हो जाऊँ, प्रैक्टिकल हो जाऊँ? सबसे पहले तो मैं उसे शैतान इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि तुम्हारे साथ एक शैतान भी लगा हुआ है, और शैतान का काम ही ये है कि इब्ने आदम को उसने कहा था ना कि मैं इनको पैरिश करा दूंगा। तो जैसे गालिबन इमाम इब्ने हजर का कॉल है, किसी और इमाम का भी जहन से निकल गया, उन्होंने कहा कि शैतान के हथकंडों को जानना भी एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो इमाम इब्ने क़य्यिम कहते हैं ना कि अ डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान, क्योंकि जब इंसान डिप्रेस है ना फ़खर भाई, तो फिर शैतान उस पर और अटैक करता है। इसीलिए आप जो वो एंग्जाइटी की दुआ देखें ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी, हम और हुज़्न यानी एंग्जाइटी और गम, उसके बाद है वल अज्ज़ वल कसल, ये है हिम्मत हार जाना, डीमोटिवेट हो जाना, प्रोक्रेस्टिनेशन जो आपने बात की है। तो देखिए जब बंदा गमज़दा होता है ना तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हिम्मत हार जाना, डीमोटिवेट हो जाना, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना। तो ये दुआ बड़ी खूबसूरत है, इसमें अल्लाह के नबी ने गम से और एंग्जाइटी से और फिर अज से और कसल से पनाह मांगना। तो एक तो उससे ये दुआ करनी चाहिए डेफिनेटली, और अल्लाह से जो है ना वो खुल के अल्लाह के सामने प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए। दूसरी बात यही है कि देखिए फ़खर भाई, गोल ओरिएंटेड लाइफ, मैं ये समझता हूँ जिसका कोई एस्पिरेशंस नहीं है ना लाइफ में, कोई गोल्स नहीं है, वो बंदा ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जाता है। जब इंसान बिज़ी होता है ना, उसके सामने कुछ गोल्स होते हैं और वो गोल्स को फॉलो करता है, एक रूटीन को फॉलो करता है, तो वो ज़्यादा देर डिप्रेस नहीं रह सकता। हाँ गम आएगा लेकिन वो निकल जाएगा उससे, क्योंकि उसके गोल्स उसके सामने, उसके बाद कुछ करने को होगा ना उसके बाद। अब किसी के गोल्स ही नहीं, उसे पता ही नहीं मैंने करना क्या, तो डायरेक्शन जो है ना, ऐसे बच्चे को ना व्हील ऑफ लाइफ एक पूरा वो हम पढ़ाते भी हैं, एक लाइफ कोचिंग का कॉन्सेप्ट है व्हील ऑफ लाइफ, कि देखो तुम्हारे लाइफ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और लाइफ बड़ी खूबसूरत है, तो तवज्जो तो दो ना लाइफ पे, अपनी हेल्थ पे तवज्जो दो, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, ठीक है ना, अपनी फैमिली पे तवज्जो दो, अपने कोई गोल्स बनाओ, उन गोल्स पे तवज्जो दो। तो कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ उसकी तवज्जो हम दिलाते हैं जिससे उसका जहन खुलता है कि यार वाकई मैं तो एक कमरे में बंद हूँ, असल में तो ज़िंदगी में बड़ा कुछ है करने को। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना। अली भाई, दो बातें जो मैं आपके जब मैं प्रोफाइल देख रहा था, तो एक तो है कि आप लोगों को गोल ओरिएंटेड लाइफ की तरफ मोटिवेट करते हैं, जैसे अभी आपने इस बात में याद आया कि आपने जिक्र किया उसका। जब आपके पास गोल होता है तो उसको फिर करने के लिए आपको इसका कोई एफर्ट भी करते हैं ना उस गोल को अचीव करने के लिए। और आज अगर कोई यूथ का, कोई हमारा नौजवान, कोई बच्चा जो हमारा प्रोग्राम सुन रहा है और वो अपना कोई गोल बनाना चाहे, या तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं इस वक्त के, क्या वो अपना गोल बनाए और कैसे जाना चाहिए उसको? देखें गोल्स तो बड़े हैं, लेकिन इस्लामिक जो फ्रेमवर्क है ना फ़खर भाई, वो इतना जामे है, इतना खूबसूरत है कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आज साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी जो उसका सब्जेक्ट है, यानी जिसमें हम विल पावर की बात करते हैं, ऑप्टिमिज़म की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसमें हम जो है सेल्फ़ कंट्रोल की बात करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, सेल्फ़ कंट्रोल आज के नौजवानों के लिए सबसे बड़ा स्किल है, क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं फ़खर भाई, फिसलना बहुत आसान है और वही बचेगा जिसके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल है। तो मैं उन्हें यही नसीहत करता हूँ कि नमाज जो है ना अपनी वो बेहतर करो, नमाज पकड़ लो, नमाज से सारी चीज़ें अचीव होंगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है, जब आप एक सजदा करते हैं और तवज्जो से करते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। फिर आप जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं ना, आपको फ़ील होता है आप दुनिया की सबसे सिक्योर जगह पर खड़े हुए हैं। उसके बाद आपकी टाइम मैनेजमेंट हो रही है, आप अपनी नमाज़ों के मुताबिक दिन डिज़ाइन करेंगे, आपने 5 नमाज़ें पढ़नी ही पढ़नी है इंशाल्लाह ताला, आपका वक्त जो है ना वो मैनेज हो रहा होगा। उसके बाद आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो रही होगी, उसके बाद जो है ना वो
आप गुनाहों से बच रहे होंगे, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। फिर आप मस्जिद जाएंगे, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्ड हो रहे होंगे, आप किसी से मिलेंगे, खड़े होंगे दूसरों के साथ, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप ज़रा कमरे से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। तो नमाज ऐसी चीज़ है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है कवर होने। और दूसरा मैं उन्हें कहूँगा कि कंपनी बहुत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। तो अगर आपका दोस्त ये सोशल मीडिया है, आजकल तो यही है ना, बस ज़्यादा इसी को हमने, हाँ, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ना कंपनी राइटियस बना, पॉजिटिव लोगों को दोस्त बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। तो ये दो चीज़ें अगर पकड़ लेना यूथ, तो बड़ी बात है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने गाइड कर दिया। अच्छा, एक तो है प्रोक्रेस्टिनेशन, डिप्रेशन, डाउन है बंदा, और एक तरफ है उसका शॉर्ट टेम्पर्ड होना, एग्रेसिव होना, बुलिंग। आप जानते हैं हमारे यहाँ एक कॉमन एक बिहेवियर है हमारे स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर कि बुलिंग करते हैं बच्चे। अच्छा, ये जो स्विंग्स हैं, यानी एक जो अगर कोई बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होता है तो बाज़ दफ़ा वो अग्रेसिव भी हो जाता है, गुस्सा है, अदम बर्दाश्त है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल फ़खर भाई, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत रोल है, जो जज्बाती ज़हानत जिसे हम कहते हैं। और ये पेरेंट्स का ही दैन अगेन रोल है कि अपने बच्चों को इमोशंस मुतारफ़ करवाएं और उन्हें बताएं कि एंगर नेचुरल है, एंगर आता है, लेकिन एंगर का सही इस्तेमाल कैसे होता है। और ये चीज़ें बचपन से ही पेरेंट्स को सिखानी चाहिए। असल में हमारे यहाँ ना जज्बात को दबाना ज़्यादा सिखाया जाता है, जबकि जज्बात को एक्सप्रेस करना सिखाना चाहिए कि गुस्सा आया, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, या गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। अगर आप देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़ा मशहूर एक वाक़या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो जो एक दूसरी वाइफ की तरफ से एक वो खाने का बर्तन आया था, तो अम्मा आयशा ने उसको पटक के ज़मीन पे गिराया, तो नबी वसल्लम मुस्कुराए, कहते तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, प्योर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आपने जज्बात का इजहार कैसे करना है। तो ये भी दैन अगेन पेरेंट्स का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का काम है कि वो इमोशंस पे भी बात करें, ठीक है। और बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग रिपोर्ट एक होनी चाहिए जिसमें नोट करना चाहिए कि उसमें इमोशनली क्या कमी है और कैसे इस पे काम किया जा सकता है। अच्छे स्कूल्स में ये होता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होना चाहिए, पब्लिक स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी होना चाहिए। बाकी देखिए, सुन्नत तरीका है गुस्से को काबू करने का, अपनी पोजीशन चेंज करो, पानी पियो, खामोशी, सबसे बेहतर तो है खामोशी इख्तियार करो। फिर इसमें स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ का बहुत रोल है, क्योंकि बच्चे टू बी ऑनेस्ट जो स्पेशली बॉयज़ हैं, जो एक केमिकल है टेस्टोस्टेरोन, जो एक मैस्कुलिनिटी का केमिकल है, वो कहीं तो उन्होंने निकालना है ना। तो फुटबॉल और स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स, इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए ज़रा इनको क्लब्स ज्वाइन कराएं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ वहाँ जाके इनका ये निकले ना, तो फिर इंशाल्लाह ये थकेंगे, इनके पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होगा, घर आएंगे, सो जाएंगे आके। और उससे एंडोर्फिन एक केमिकल है, सेल्फ कंट्रोल का केमिकल है, वो बिल्ड होता है, तो वो बहुत मदद देता है इंसान को गुस्सा कंट्रोल करने में, सेल्फ कंट्रोल शो करने में। अली भाई, हर बंदा कामयाब होना चाहता है, सक्सेस ऑफ कोर्स हर बंदा उसको चाहता है, जबकि दीन का सक्सेस का मेयार कुछ और है, दुनिया किसी और तरह से देखती है। तो यूथ को हम किस तरह से उसके जो यानी ट्रू जो सेंस है सक्सेस की, उस तरफ लेकर आएँ? बिल्कुल फ़खर भाई, मेरे ख़्याल में कि आइडेंटिटी से बात शुरू होती है। जब इंसान को अपना मकसद पता लग जाए, सेल्फ अवेयरनेस हो जाए, अपनी शनाख्त हो जाए, तो सक्सेस वहाँ से शुरू होता है। अदरवाइज़ इंसान जो है ना, वो एक फॉलोअर बनता है, दूसरों को फॉलो करता है, गलत रोल मॉडल्स बनाता है, उसको पता नहीं होता कि मेरी अपनी शनाख्त क्या है, मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जैसे वो हवा का झोंका जहाँ चलता है एक बार वहीं पे चला जाता है। तो एक सॉलिड इंसान वो होता है जिसने अपने आप को भी परखा हुआ है, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता है उसे, अपनी वीकनेसेस का पता है उसे, और उसे अपनी आइडेंटिटी पता है कि मैं हूँ कौन और मैंने करना क्या है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा और आइडेंटिटी पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि आप देखें आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। तो मैं समझता हूँ एक सक्सेसफुल इंसान वो है जो अपने आप को पहचानता है। इसीलिए फ़खर भाई, आप देखिए अल्लाह ने कुरान में किसी और बात पे इतनी कस्में नहीं खाई जितनी तज़किया के ऊपर खाई। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्सा, सूरह शम्स में, और इसमें मेरे ख्याल 9 से 10 कस्में हैं इस बात से पहले। तो ये क्या है? इंट्रोस्पेक्शन, कि अपना तज़किया करो, अपने आप को देखो, अपना मुहासबा करो। तो यूथ को मैं यही नसीहत करता हूँ कि ज़रा बैठ कर ना तफक्कुर और तदब्बुर की आदत बनाएं, इस चीज़ से निकलें।
प्रैक्टिकलिटी की एक और कमी की वजह ये भी है फ़खर भाई कि हम ना सोशल मीडिया पे हर चीज़ शेयर करके समझते हैं कि बस ये मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैंने कर लिया, यही ज़िंदगी है मेरी। तो इससे बाहर निकलें, प्रैक्टिकल लाइफ में आएँ और सोचें कि मैं असल में कहाँ जा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें फ़खर भाई यहाँ से शुरू होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, हज़रत इब्राहीम को देख लें, बड़े बड़े अंबिया को देख लें, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन से बात शुरू की, गौर व फिक्र से बात शुरू की है। और अल्लाह ने एक मैकेनिज़्म आपके अंदर रखा है, आप गौर व फिक्र करेंगे, आप ट्रुथ को पहुँच जाएंगे, आपकी चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी इंशाल्लाह। तो सक्सेस के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी और ये सेल्फ अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। अच्छा अली भाई, इसमें ना एक और चीज़ भी है कि हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये बड़ी मैच्योर बातें हैं जी कि जी गोल ओरिएंटेड लाइफ और एक बड़ा सक्सेस के बड़े आला मेयारात और फिर दुनिया व आखिरत की कामयाबी और वो। अच्छा, एक बच्चा जो अभी यानी ओ लेवल्स में है, मैट्रिक में है, अभी वो दुनिया में आंखें खोल रहा है। जब वो कॉलेज में जाता है तो बिल्कुल एक और तरह की दुनिया देखता है, यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो एक और ही दुनिया होती है, और हर रोज़ उसके ऊपर एक नई परत खुल रही होती है, एक्सपीरियंसेस की भी और लाइफ के जो डिफरेंट शेड्स होते हैं उसकी भी। तो ये तो इसका बड़ा एक यानी एक अकेला प्रोसेस होता है उसकी ग्रूमिंग का, डेवलपमेंट का। तो आप क्या समझते हैं कि जो उसके बड़े हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, पेरेंट्स हैं या इवन उसका कोई भाई होगा या उसकी फैमिली होगी, तो उसको वो किस तरह उनको उसके साथ साथ चले ताकि वो जो है ना उनकी ग्रूमिंग में अपना किरदार अदा कर सके? वो रोल मॉडल्स बने फ़खर भाई, सीधी सी बात है। स्पेशली बाप का बहुत बड़ा किरदार है और बच्चे बाप को ज़्यादा फॉलो करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च भी है। अनफॉर्चुनेटली बापों के पास टाइम ही नहीं है और वी अंडरस्टैंड, बिज़ी होते हैं बिजनेस में और थके हारे आ रहे होते हैं, लेकिन कोई एक दिन निकाल लें, बच्चे को टाइम दें और बच्चे के सामने रोल मॉडल बने, ठीक है ना। आप खुद नमाज पढ़ें, बच्चा आपको देखेगा, आप खुद सच बोलें, आप खुद स्मार्टफोन कम यूज़ करें। अब पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चा स्मार्टफोन बहुत यूज़ करता है। भाई आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, बचपन से उसने देखा है आपको ज़्यादा यूज़ करते हुए, तो उसने तो यही सीखा है ना। अब आप उसके सामने किताब पढ़ने लग जाएं, आप उसके सामने ज़रा स्मार्टफोन को साइड पे रखते हैं, सोते हुए स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करें, तो फिर वो ये चीज़ें ऑब्जर्व करेगा। तो रोल मॉडल हम ये चाहते हैं फ़खर भाई कि ना बाहर का बंदा को रोल मॉडल बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको खुद तवज्जो देनी पड़ती है, यू हैव टू बी द रोल मॉडल। और इसमें एक और मैं टिप दूंगा कि स्पेशली अब देखिए कुरान ने भी बाप की बात की है। सूरह कहफ में आपने नोट किया है, जो तीसरा वाक़या है हज़रत मूसा और खिज़र सलाम वाला, उसमें यतीम बच्चों की दीवार गिर रही होती है, तो खिज़र उसको तामीर कर देते हैं। हज़रत मूसा एतराज़ करते हैं, तो हज़रत खिज़र फिर तीनों वाक़यात की वजह बताते हैं। तीसरे की बताते हैं, यतीम बच्चों की दीवार थी, गिर रही थी, ख़जाना वाज़े हो जाना था, तो मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया दीवार तामीर करूं। क्यों? क्योंकि वकाना अबूहुमा सालिह, इनका बाप नेक था। तो बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि यहाँ साबित होता है कि जिसका बाप नेक है, मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह उसकी मौत के बाद भी औलाद की हिफाजत करेगा, ज़िंदगी में तो करेगा। यानी अगर तेरा बाप नेक होगा तो देखिए आज के दौर में ना हिफाजत करना इम्पॉसिबल है। आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा, स्कूल जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, आप कितनी नज़र रख सकते हैं? हर वक्त अल्लाह नज़र रख सकता है। तो आप नेक बनिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो आपके बच्चों की हिफाजत करे। एग्जैक्टली वेरी सिंपल, अल्लाह पे छोड़ दें इंशाल्लाह ताला। अली भाई, ये जो अब जैसे आप ये बात कर रहे थे ना कि यानी वालिदैन रोल मॉडल बने, तो मुझे फिर बार बार ख्याल आता है कि इससे इसका मतलब है कि यूथ से पहले हमें वालिदैन की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। 100% वालिदैन जो ज़्यादा ज़रूरत ही उन्हें। हम कहते हैं कि हम जब ये प्रोग्राम कहते हैं, हम कहते हैं यूथ ये करे, यूथ ये करे, तो उससे पहले ज़रूरत लगती है कि नहीं वालिदैन ये करें। फ़खर भाई पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, हम हमेशा उन्हें यही कहते हैं कि इनसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। बहरहाल अब यूथ इस जुमले का इस्तेमाल ना कर दें, पेरेंट्स को सुनाए ये देखें क्या कह रहे हैं। तो बहरहाल ये मैं एक मुस्बत उसमें कह रहा हूँ, जी ऐसे पेरेंट्स को ना ज़रूर सोचना चाहिए। अली भाई, आप भी माशाल्लाह इसको सिखाते भी हैं, ख़ुद भी माशाल्लाह आपका से बहुत काम करते हैं। टाइम मैनेजमेंट हमारा एक जुमला बहुत कॉमन है कि जी टाइम नहीं है हमारे पास, बिजी लाइफ है ये वो हमने भी एक वर्कशॉप की तो उन्होंने हमें बताया कि अच्छा जी आप अपना जो दिन है 24 घंटे ज़रा बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि आप कितने घंटे में क्या करते हैं। तो बाद में अंदाज़ा हुआ कि हम तो 5-6 घंटे करते हैं काम, तो बाकी काम तो जो है ना वो हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। तो शायद हमें वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी सीखने की ज़रूरत है और ट्रेनिंग करने की भी ज़रूरत है। और जो हम कहते हैं वालिदैन कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम बड़े बिजी होते हैं और हम कहीं पे, तो हमें होता यह कि हम कोई काम किसी और काम की कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे यहाँ ये बच्चों की तरबियत कोई इम्पोर्टेंट टास्क है और हमारे लिए कोई बड़ा काम है,
तो हम किसी और काम को जो है ना, जो कि इससे कम अहम होगा, उसकी बुनियाद पे उसको हम छोड़ के तो हम ये वाला काम कर सकते हैं। तो इस वाले से आप टाइम मैनेजमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जितना टाइम आज के इंसान के पास है किसी दौर में नहीं हुआ। एक रिसर्च के मुताबिक आज का इंसान, उसके पास इतनी सहूलियात हैं जितनी पुराने दौर में 1000 साल पहले चले जाएं 400 मुलाजिम रखने पड़ते थे। जितने काम आज इंसान टेक्नोलॉजी से ले रहा है, ऑटोमेटिक चीज़ें आ गई हैं, मेड्स हम रखते हैं, ड्राइवर हमारे पास है, सब कुछ है। तो मुझे नहीं समझ आती जब हम ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। असल में जब हम ये कहते हैं ना फ़ख्र भाई कि हमारे पास टाइम नहीं है, इसका असल मतलब ये होता है कि ये चीज़ हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जो चीज़ प्रायोरिटी होती है ना, उसके लिए टाइम निकल आता है। और फिर बरकत भी एक चीज़ है, रिस्क में टाइम वेल्थ भी आती है, तो वो अल्लाह ताला भी बरकत भरता है आपके टाइम में। शायद हमारे टाइम से बरकत उठ गई है क्योंकि हम अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करते, तो उस वजह से शायद हमारे को प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। और यस, टाइम मैनेजमेंट ज़रूर लर्न करना चाहिए हम सबको, और उसमें प्रायोरिटीज़ को, असल में टाइम मैनेजमेंट जो है ना, मेरे नज़दीक प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। कि जब आप प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं ना लाइफ की, कि मेरी मैंडेटरी चीज़ें क्या हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट में हम एक चीज़ पढ़ाते हैं, प्रायोरिटी मैट्रिक्स। उसमें हम जो है ना बताते हैं कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले तरजीह दो, उसको करो सबसे पहले। और अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में नमाज डेफिनेटली ऑन द टॉप है, उसके बाद माँ बाप ऑन द टॉप है, उसके बाद हेल्थ ऑन द टॉप है कि हेल्थ का ख्याल रखना। फिर जो है वो आप आगे चलते हो कि चलो एक चीज़ बहुत अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट इतनी नहीं है, मे बी उसको बाद में कर लिया जाए। फिर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बहुत है, अर्जेंट इतनी नहीं है, मे बी उसको थर्ड पे। कुछ चीज़ें हैं ना वो अर्जेंट है ना वो इम्पॉर्टेंट है, उनको हमने टॉप पे रखा होता है और वो चीज़ें हमारा टाइम ज़ाया करा रही होती हैं। तो ये एक आर्ट है प्रायोरिटी को सीखना, कि प्रायोरिटाइज करना टास्क को, और ये एक आदत बन जाती है। आपके न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्शन बनाते हैं जब एक हैबिट फॉलो करना आप शुरू करते हैं। इसके पीछे पूरी एक साइंस है। 30 से 40 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। बड़े बड़े लोग जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट लर्न कर लेते हैं। तो ये अल्लाह ने एक इंसान में रखी है क्वालिटी, हर चीज़ लर्न कर सकता है इंसान जो है। अली भाई, यूथ क्लब जो है वो बच्चों के लिए और यूथ के लिए क्या प्रोजेक्ट्स जो है इस वक्त लॉन्च कर रहा है या कर चुका है? देखिए, हम मुख्तलिफ डोमेन्स में काम कर रहे हैं। एक हमारा फ़िज़िकल एरिया है यूथ का, जिसमें हम स्पोर्ट्स माशाल्लाह अरेंज करते हैं नौजवानों के लिए, और उन्हें एवेन्यूज़ देते हैं कि आकर क्रिकेट, फुटसॉल, डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स में इंशाल्लाह ताला पार्टिसिपेट करें। उसके बाद ट्रिप्स का एक पूरा हमारा डिपार्टमेंट है, रास्ट के नाम से, रिक्रिएशनल एंड स्पिरिचुअल टूर। वो हम साल में 2 बार तो ले जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, या कहीं करीब ले जाते हैं। उसमें लीडरशिप एक्टिविटीज़, बूट कैंप करवाते हैं, यानी प्रॉपर डिसिप्लिन यूथ को अपने साथ ट्रैवल करवाते हैं। फिर माशाल्लाह हमारे ऑन ग्राउंड इवेंट्स बहुत हैं, जिसमें रेगुलर क्लासेस हैं, सहाबा की स्टोरीज़, उसके बाद स्पिरिचुअल कुछ क्लासेस जिसमें हम तज़किया की बात करते हैं, सेल्फ़ कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, एडिक्शंस के बारे में बात करते हैं। नौजवान आते हैं उन क्लासेस में रेगुलर, वो वीकली क्लासेस होती हैं। फिर हमारा एक डिप्लोमा प्रोग्राम है इल्म एसेंशियल्स के नाम से, अब उसे हमने माशाल्लाह 4 सेमेस्टर का कर दिया। वो प्रॉपर एक इल्म के साथ जोड़ना है यूथ को, उसमें स्कॉलर्स भी पढ़ाते हैं, उसमें प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामिक साइकोलॉजी है, हदीस है, उसूल तफसीर है, ग्रामर है, अरबिक लैंग्वेज है, सीरा है माशाल्लाह, करंट अफेयर्स, ग्लोबल अफेयर्स। इसी तरह फिर हमारा यूनिवर्सिटीज़ में काम है माशाल्लाह, और उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, हमने ज़िंदगियाँ तब्दील होते देखी, क्योंकि असल में वो ऑडियंस हमें वहाँ मिलती है। ज़्यादातर जो हमारे पास आते हैं वो तो ऑलरेडी कन्विंस्ड होते हैं ना दीन से, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें वो ऑडियंस मिलती है जो दीन के करीब नहीं है इतना। और बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हमें देखने को मिली, सुनने को मिली कि किस तरह 180 डिग्री उन बच्चों की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं। यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे MOUs होते हैं माशाल्लाह, और उसके मुताबिक हम रेगुलर जाते हैं, लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें इवेंट्स भी रिकमेंड करते हैं कि अब जैसे रबीउल अव्वल के महीने में यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है इवेंट्स करवाती हैं, तो हम उन्हें सीरा क्विज़ में भी, या सीरा का पूरा एक इवेंट कैसे आपने डिज़ाइन करना है। तो बाकी ये कि माशाल्लाह हमारे आप कह लीजिए कोर्सेज़ होते हैं प्रॉपर यूथ के लिए। उन कोर्सेज़ में हम जो है वो 3 डे कोर्स, एक ऑडिटोरियम बुक करवा के, टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, इस तरह के कोर्सेज़ जो लाइफ स्किल्स हैं वो माशाल्लाह हम करवाते हैं बहुत रेगुलर। तो चंद एक प्रोजेक्ट्स ये हैं। बाकी सोशल मीडिया पे हमारा काम है, आपके सामने है। उसमें शॉर्ट मूवीज़ हैं,
डिजिटल मीडिया पे पॉडकास्ट हैं हमारे, फिर डिफरेंट छोटी छोटी सीरीज़ होती हैं, डाउट सीरीज़ है जैसे, जिसमें हम यूथ के डाउट्स को एड्रेस करते हैं। काउंसलिंग पूरी एक सीरीज़ है रिडेम्पशन सीरीज़ के नाम से। तो माशाल्लाह ये चंद एक नहीं माशाल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से आप यूथ के जितने भी डायमेंशन हो सकती हैं माशाल्लाह उसको आप कवर कर रहे हैं। अली भाई, आखिर में पाकिस्तानी नौजवान को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि जो आपकी बात सुन रहे हैं वो इससे कोई कुछ लर्न कर सकें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है फ़खर भाई कि दोस्त देख के बनाएं कंपनी, क्योंकि मेरी भी जो लाइफ है उसमें मैंने यही सीखा कि दोस्तों का बहुत इम्पैक्ट होता है। तो आज ऐसे दोस्त हैं माशाल्लाह जो खूनी रिश्तों से भी कीमती हैं, बढ़कर हैं, और ये वो लोग हैं जो अर्श के साए तले इंशाल्लाह होंगे। जैसे अल्लाह ने कहा ना, जो सिर्फ खालिसतन अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत बन जाती है अगर आपका दोस्त अच्छा है। जैसे नबी ने मिसाल दी ना कि वो जो परफ्यूम वाला है, आप परफ्यूम वाले के पास बैठोगे तो चलो परफ्यूम नहीं लगेगा आपको, तो खुशबू तो आपसे आएगी ना। तो दोस्त बड़ा देख के बनाएं। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। ज़्यादातर लोग ख़राबी की तरफ दोस्त की वजह से जाते हैं। दोस्त ही होता है जो उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है, पहली बुराई, पहला कोई गलत क्लिप, या ड्रग्स की तरफ भी जो है वो दोस्तों की वजह से लोग जाते हैं। खुद नहीं करना चाहते, लेकिन वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि उन्हें भी सिगरेट पीना पड़ता है, उन्हें भी फिर भरा हुआ, अल्लाह माफ़ करे, सिगरेट, फिर ड्रग्स तक बात जाती है। सबसे कीमती जो एडवाइस है वो है कि दोस्त देख कर बनाएं, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखें, बिकॉज इंसान अपना एनवायरनमेंट है। आप जो है ना, अगर देखना चाहते हैं ना साल बाद मैं कहाँ हूँगा, तो आप देखें आप किस में उठते बैठते हैं, तो जिसमें आप उठते बैठते हैं साल बाद आप वो होंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है। और दूसरी नसीहत ये है कि प्लीज़ दीन का मुतालिया करें। हमें कोई री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, री इन्वेंटिंग द व्हील। सिंपली आप अपने दीन का फ्रेमवर्क जो है ना उसको फॉलो करें सीरियस अंदाज में। और नौजवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है, और उसकी को ख़ास ही बात है, अल्लाह के यहाँ ख़ास ही उसकी कदर है, बल्कि वो अर्श के साए तले होगा वो नौजवान। तो दीन का इल्म हासिल करें। ये कश्ती नूह है, दीन का जो इल्म है। जिस तरह कश्ती नूह ने एक बहुत बड़े सैलाब और तूफ़ान से इंसानियत को बचाया था, आज फितने का सैलाब है, और उसमें आप नहीं बच सकेंगे जब तक आप जो है इस्लामिक फ्रेमवर्क और दीन का इल्म नहीं हासिल करेंगे। तो कहीं से भी हासिल करें, लेकिन कुरान के साथ जुड़ें, सीरत के साथ जुड़ें, अपने दीन को फ़िक को अंडरस्टैंड करें, और इंशाल्लाह दीन को रिप्रेजेंट करने वाले बने। हमें ऐसे यूथ चाहिए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अपनी अपनी जगहों में बेशक काम कर रहे हैं, लेकिन दीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी जो है ना उनको एडवाइस है। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, शुक्रिया। बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन किया आपने, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारा ये पॉडकास्ट लोगों को इंशाल्लाह से फ़ायदा होगा। और यकीनन हमारा जितना भी कंटेंट है उसका एक ही मकसद है कि अल्लाह के दीन की बात लोगों तक पहुँचे, कोई खैर की बात लोगों तक पहुँचे, और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आज मोहम्मद अली भाई। आप यूथ क्लब के फाउंडर मेंबर हैं। चूँकि यूथ पे काम करते हैं तो बहुत सारी खूबसूरत बातें इन्होंने आज हमारे साथ शेयर की हैं। वालिदैन को ख़ास तौर पर हम ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने बच्चों को समझें, उनसे करीब हो जाएं। वो बच्चे आपकी मोहब्बत चाहते हैं, आपकी आगोश में पले बड़े हैं, वो आपके बच्चे हैं, वो आपका सासा हैं, वो आपका मुस्तकबिल हैं, वो आपकी आखरत हैं। तो उनको अपने करीब कीजिए, उनकी बात सुनिए, उनकी बात समझिए, और वो बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ उनके करीब हो जाएंगे, इंशाल्लाह उनकी मोहब्बत को पाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। يا ظلام